रहीम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे तमाम ही रिफ्लेक्सेस को देख लें जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे और जो हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसके हम एक बहुत इम्पोर्टेंट आज सिस्टम पढ़ने लगे हैं जो कि होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको हम रास भी कहते हैं। तो ये रास, अगर आपको रास आ गया तो फिर आपके लिए जो है बहुत आसानी हो जाएगी। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को एक दफा जल्दी से गो थ्रू करते हैं। कल हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि हमारे एओर्टिक आर्च के लेवल पर और कैरोटिड बॉडी के लेवल पर खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो प्रेशर को सेंस कर सकें। इनको हमने नाम दिया था बैरो रिसेप्टर्स। जब भी हार्ट ब्लड पंप करता था तो इनके पास वाफिर मिकदार में ब्लड जाया करता था और ये उसके प्रेशर से अंदाजा लगा लिया करते थे कि कार्डिक पंपिंग सही हो रही है, कार्डिक का ब्लड फ्लो ठीक है, कार्डिक प्रेशर ठीक है या नहीं है। ये चीजें इनको अंदाजा हो जाया करता था। और ये जैसे ही एक समझे बीट पर इम्पल्स, मतलब इनके पास ब्लड आता था और ये सेंस करके इम्पल्स जनरेट करके हायर सेंटर्स टू द ब्रेन भेजा करते थे कि हाँ भाई, काम ठीक चल रहा है। जब कार्डिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था तो इनका फायरिंग रेट भी बढ़ जाता था। जब इनका इम्पल्स भेजने का रेट ब्रेन के पास बढ़ जाता था तो वो सेंस कर लेता था कि भाई ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, अब ब्लड प्रेशर को कम करने की जरूरत है। और यही काम ऑपोजिट होता था कि अगर इनके पास ब्लड का प्रेशर कम आया, इनका इम्पल्स जनरेटिंग रेट कम हो गया, तो भी ब्रेन के पास सिग्नल जाया करते थे कि भाई अब मेरे पास पर मिनट इम्पल्स कम आ रही है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये था बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज इसका ये था कि ये मिनट टू मिनट तो मैयर कर लेता है कि हमारे पास इस बीट में इतना प्रेशर है, अगली बीट में इतना आया, मैं इसको एडजस्ट करूं या ना करूं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर इसको कॉन्टिन्यूसली एक हाई प्रेशर दिया जाए तो ये समझता है कि शायद मेरे में ही कोई खराबी है, असल प्रेशर यही होगा, और ये अपने फायरिंग रेट को उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैंने क्या बात की है? मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझें, आपका सिस्टोलिक है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आप लगातार 2-3 दिन के लिए बैरो रिसेप्टर को देते हैं 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर। जब शुरू में इसको 140 मिलेगा तब तो ये समझेगा कि भाई ये तो हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे इसको फौरन कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूसली 2-3 दिन इसको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा तो ये समझेगा कि शायद यही प्रेशर ही नॉर्मल प्रेशर है। उस वक्त ये अपना सेट पॉइंट चेंज कर लेगा और 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर उतनी इम्पल्स जनरेट करेगा जितनी के ये नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी नॉर्मल सिस्टोल पर जनरेट किया करता था। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि ये माइन्यूट चेंजेस जो आती हैं एक्यूट लेवल पर मिनट टू मिनट, उनको तो वॉच कर लेता है बड़े अच्छे से। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन आ जाएगी तो ये अपना सेट पॉइंट ही चेंज कर बैठेगा और फिर इसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए था। ऑल दो सम स्टडीज ये शो करती हैं कि हमारे पास जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है, अगर इसका सेट पॉइंट चेंज हो भी जाए तब भी ये थोड़े दिनों बाद दोबारा सेंस करता है कि नहीं, 140 नहीं होना चाहिए था, मुझे इसको नीचे ही लाना चाहिए। लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक वगैरह है वो इसी चीज को फेवर करती हैं कि अब ये अपना जो है सेट पॉइंट चेंज कर लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 140 के बाद आप इसको 3-4 दिन लगातार 110 का या 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर दें तो फिर इसका सेट पॉइंट जो है दोबारा चेंज हो जाए। ओके, ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स का एक थोड़ा सा हमारे पास ड्रॉबैक था, इसलिए हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म जो रेगुलेशन है उसमें इन्वॉल्व इतना ज्यादा नहीं होता, एक्यूट जो रेगुलेशन है उसमें इन्वॉल्व है। एक दफा दोबारा इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस फ्लो चार्ट को। क्या हुआ? हेमरेज की वजह से प्रेशर गिर गया। प्रेशर गिरने की वजह से कैरोटिड साइनस जो थे उसके बैरोरिसेप्टर्स का रिफ्लेक्स जो स्ट्रेच था वो कम हुआ। स्ट्रेच कम होने से फायरिंग रेट कम हुआ। फायरिंग रेट कम होने की वजह से पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो को आपने कम कर दिया और दूसरी जानिब सिंपथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा दिया। पैरासिम्पथेटिक का मेन इफेक्ट हम पहले दिन से बात कर रहे हैं हार्ट पर ही ज्यादा रहता है। उसने हार्ट रेट को कम किया थ्रू द एसए और एवी नोड, और यहाँ पे सिंपथेटिक सिस्टम ने ना सिर्फ हार्ट रेट बढ़ाया बल्कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बढ़ाई। सॉरी, इसने हार्ट रेट कम नहीं, पैरासिम्पथेटिक की हुई है इनहिबिशन, तो हार्ट रेट जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगा।
सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई है तो हार्ट रेट बढ़ गया, न सिर्फ हार्ट रेट बढ़ा बल्कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बढ़ी। कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स करवाने से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ी, और कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स के ज्यादा हो जाने की वजह से हमारे पास वीनस रिटर्न भी बढ़ गया। वीनस रिटर्न बढ़ने का मतलब है प्रीलोड बढ़ा, प्रीलोड बढ़ने का मतलब है आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा होगी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा होने का मतलब है आपकी इजेक्शन ज्यादा होगी। तो इजेक्शन ज्यादा हो रही है तो मतलब क्या है कि प्रेशर भी आपका दोबारा बिल्डअप हो रहा है और आपने नॉर्मल प्रेशर को अचीव कर लिया। ओके, ये तो था बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स। कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स में भी हमने यही बात की थी कि ये सारे काम जो है अब प्रेशर की बजाय केमिकल को सेंस करके किया जाएगा। जो हमारे पास नर्व्स हैं वो वही हैं, ग्लोसोफ्रिंजियल और वेगस वही नर्व्स इन्वॉल्व हैं, बस यहाँ पर स्टिमुलस चेंज हुआ है। वहां पे प्रेशर को सेंस किया जा रहा था, यहाँ पर केमिकल्स को सेंस किया जाएगा। और उनमें भी कौन से केमिकल्स? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसके बाद एक रिफ्लेक्स जो हमने आज देखना है, ऑल दो इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट और गाइटन ने इस पे ज्यादा बात भी नहीं की है, वो है एट्रियल और पल्मोनरी आर्टरीज का। असल में होता क्या है कि ये जो हमारे पास लार्ज वेसल्स हैं जिसमें पल्मोनरी आर्टरी हो गई, हमारा एओर्टा वगैरह हो गया, इसके अपने अंदर भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ये सेंस करते हैं कि हमारा अंदर जो प्रेशर आ रहा है, यानी कि कार्डिक पंपिंग से आइदर थ्रू राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, तो जो प्रेशर आ रहा है क्या वो सही आ रहा है? अगर ये सही ना आ रहा हो तो जैसे बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स काम करता है उसी तरह ये भी काम करता है। ये आपने गाइडेंस से जस्ट गो थ्रू कर लेना है, इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ओके, एक हम ये देखेंगे यहाँ पर एट्रियल रिफ्लेक्स को, जिसको हमने कल भी बात की थी, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ऑल दो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स में क्या होता है? ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स आपके पास ये कहता है कि जैसे ही आपके राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल की पंपिंग एबिलिटी वगैरह है ये सारा कुछ इनहेंस हो जाएगा। यही हमने बात की थी पहले भी जब ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स पढ़ा था, जब हम कार्डिक साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, कि जब राइट एट्रियम में प्रीलोड ज्यादा आता है, यानी कि वीनस रिटर्न बढ़ गया, उस वीनस रिटर्न ने क्या किया? राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा दिया। अब राइट एट्रियम के प्रेशर के बढ़ने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ फायरिंग रेट वगैरह भी बढ़ जाते हैं। अब उसके क्या वजूहत हैं? एक वजह तो ये है कि थ्रू द स्पेशल नर्व, यानी कि जिसमें आपके वेगस नर्व वगैरह इन्वॉल्व है, आप वेगल स्टिमुलेशन के जरिए ये सिग्नल देते हैं कि भाईजान फायरिंग को जो है वो तेज किया जाए। और दूसरा क्या होता है, जब आपके राइट एट्रियम में पड़ता है स्ट्रेच, तो स्ट्रेच की वजह से आपका जो एसए नोड है ये भी स्ट्रेच की जद में आता है। एसए नोड भी स्ट्रेच होता है, और जब भी एसए नोड स्ट्रेच होगा तो इसका जो इम्पल्स जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अब इसका फायरिंग रेट बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब एट्रिया का फायरिंग रेट यानी कि एसए नोड का फायरिंग रेट बढ़ गया है तो आपके अगला कार्डिक साइकिल सारा का सारा ही तेज हो जाएगा। ये था ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ओके, अब आपने इस फ्लो चार्ट को गौर से देखना है, क्योंकि हमने बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स में ये बात की थी कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हम हार्ट रेट वगैरह को कम करेंगे ताकि हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो सके। लेकिन ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स में हम ऑपोजिट काम करते हैं। अगर तो राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ रहा है तो हम हार्ट के रेट को बढ़ा देते हैं। ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा रिफ्लेक्स जो है वो डोमिनेट करेगा ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की क्या सिचुएशन है या कौन सा रिफ्लेक्स ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब अगर तो आपका हार्ट रेट स्लो हुआ हो, हार्ट रेट कम हो आपका, और उस वक्त आपके वीनस रिटर्न को बढ़ाया जाए ताकि कार्डिक आउटपुट बढ़े, तो उस वक्त ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स काम करता है ताकि हार्ट रेट को भी बढ़ाया जाए। लेकिन अगर आपके हार्ट रेट पहले से ही इंक्रीज हो और उसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? हम बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को थोड़ा कम करने में मदद देता है। ये दोनों चीजें अब आपने याद रखनी है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स और बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अगर हार्ट रेट पहले से ही स्लो डाउन है
तो राइट एट्रियम के प्रेशर का इंक्रीज हमें इस तरफ लेके जाएगा कि हार्ट रेट हमारा बढ़ाया जाए। लेकिन अगर हार्ट रेट पहले से ही बढ़ा हुआ है जिसके नतीजे में बढ़ा है आपका ब्लड प्रेशर, तो फिर आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स काम करेगा ताकि ब्लड प्रेशर को कम किया जाए। ओके, हम इस डायग्राम को देखते हैं अच्छे से। ब्लड वॉल्यूम आपका है बढ़ गया, उसने क्या किया, एट्रिया का स्ट्रेच बढ़ा दिया। एट्रिया के स्ट्रेच ने डायरेक्ट ब्रेन ब्रीथ रिफ्लेक्स से आपके हार्ट रेट को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम ने आपके कार्डिक आउटपुट को भी तो बढ़ा दिया। अब इस कार्डिक आउटपुट ने एट्रियल प्रेशर को बढ़ाया। अब इस एट्रियल प्रेशर से क्या होगा, आपका सारा का सारा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो अब कहेगा कि भाई इस प्रेशर को कम करो। इस प्रेशर को कम करने के लिए आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम किया जाएगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी और सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन ज्यादा से ज्यादा करवाई जाएगी ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ऑल्दो ये दोनों रिफ्लेक्सेस काम यही कर रहे हैं कि आपके हार्ट रेट को और उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को और ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल लेवल्स में ही रखा जाए, लेकिन दोनों का काम करने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। ओके, तीसरी तरफ हमारे पास ये आ जाता है एट्रियल वॉल्यूम रिफ्लेक्स। ये वॉल्यूम रिफ्लेक्स का काम ये होता है कि जब भी आपका एट्रिया स्ट्रेच करता है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन के लेवल को कम किया जाए, एडीएच को कम किया जाए। अब एडीएच जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वाटर है उसको कम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। कम रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपका ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है। और दूसरी तरफ एट्रियल वॉल्यूम रिफ्लेक्स क्या करता है, आपके राइट एट्रियम से एक पेप्टाइड को सिक्रीट करवाता है, उसको हम कहते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसका काम जो होता है वो एल्डोस्टेरॉन के इनवर्स होता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि ये एएनपी एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फ्लो चार्ट समझ आया होगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ा जिसने एट्रियल स्ट्रेच को बढ़ाया, और ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से कार्डिक आउटपुट भी बढ़ा। एट ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से डायरेक्टली भी हार्ट रेट बढ़ा, और एट्रियल स्ट्रेच के बढ़ने की वजह से क्योंकि एसए नोड की फायरिंग तेज हुई, ब्रेन ब्रीथ रिफ्लेक्स से भी आपका हार्ट रेट तेज हो गया। कार्डिक आउटपुट बढ़ने से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया। आर्टीरियल प्रेशर को सेंस किया बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ने, जिसने कहा मुझे तो ये कम करने की जरूरत है। उसने कम करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम की, जिसके नतीजे में हमें देखने को मिला कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हुई, यानी कि एक्सक्रीशन बढ़ गई। एक इस लेवल से इनकी एक्सक्रीशन बढ़ गई। दूसरा, वॉल्यूम रिफ्लेक्स की वजह से एडीएच का लेवल कम हुआ, एडीएच ने भी रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। और तीसरा क्या हुआ, हमारा राइट एट्रियम एक पेप्टाइड सिक्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। उसके बढ़ने की वजह से भी हमारे पास एल्डोस्टेरॉन के रिवर्स इफेक्ट आया, और रिवर्स इफेक्ट ने क्या किया, सोडियम की एक्सक्रीशन और वाटर की एक्सक्रीशन को बढ़ा दिया। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस थे जो नॉर्मली सारे मिलकर काम करते हैं ताकि आपके हार्ट रेट को जो है वो मेंटेन किया जा सके। ओके, तो ये थे चैप्टर नंबर 18 के कुछ रिफ्लेक्सेस। अभी हम जो है सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट मी फाइंड द अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर दैट। ओके, वेयर इज दैट डायग्राम? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, हियर इट इज। हम्म।
ओके, आई थिंक शायद वो स्लाइड जो है मिस हो गई है। हम यहाँ से इसको देखते हैं, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस। अभी तक जो हमने रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं वो सारे थे नॉर्मल लेवल पर हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस एक खास तरह का रिस्पांस है। इस रिस्पांस में हमारे पास होता क्या है कि आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, कल हमने बात की थी 50 से 60 mmHg के करीब जो है, अगर इससे ऊपर का आपका ब्लड प्रेशर है तो ये काम कर रहा होगा। लेकिन आपके साथ कोई ऐसा मसला हुआ है, ऐसी सुवेयर इंजरी या हेमरेज कुछ ऐसा हुआ है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 50 मिलीमीटर मरकरी से भी नीचे गिर गया है। इवन वो आ गया है समझे 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के पास। अब 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के पास आके बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स तो काम नहीं कर सकता, और बाकी के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी अब इतने पावरफुल नहीं हैं कि वो इसको दोबारा से उठाकर आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर या नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर तक ला सकें। तो हमारे पास होता क्या है कि सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस में आपके पास ये होता है कि आपका जो वेजोमोटर सेंटर है वो ये सेंस करता है कि भाई अब मेरे पास कहीं से भी इम्पल्स नहीं आ रही, ना कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मुझे सही तरह बता पा रहा है, ना ही मुझे बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बता पा रहा है। तो जब इस पार्ट की इस्कीमिया होना स्टार्ट होने लगता है तो ये क्या करता है, एक लास्ट ट्राई देता है और फुल पावर से जितनी ये करवा सकता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, ताकि आपका जो हार्ट रेट है उसको जितना आप हाईली अचीव कर सकें, जितना जोर से पंप कर सकें, वो पंप हो जाए। ये एक लास्ट कोशिश होती है किसी भी इंसान के सर्वाइवल में। और इसीलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस के हवाले से, कि इस रिस्पांस को हम कहते हैं लास्ट डिच स्टैंड रिस्पांस, ला या फिर ये भी कहते हैं इसको लास्ट डिच स्टैंड प्रेशर कंट्रोल। तो अक्सर ये एमसीक्यू आया था कि लास्ट डिच स्टैंड प्रेशर कंट्रोल किस रिस्पांस को कहा जाता है, तो वो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस को कहा जाता है। कि उसमें होता क्या है आपके पास, कि आपका जो प्रेशर है वो अगर बहुत लीथल लेवल तक गिर जाए और आपका और कोई रिफ्लेक्स उस वक्त काम करने की कैपेसिटी ना रखता हो, तो ये होता है आपके पास कि आपका जो है वेजोमोटर सेंटर वो एक आखिरी कोशिश करता है कि मैं कोशिश कर लूं कि एक इस इंसान को जो है बचाया जा सकता है या नहीं। तो वो फुल पावर से सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करता है ताकि आपका हार्ट जितना पंप कर मैक्सिमम जो है पंप कर सकता है तो वो पंप कर जाए। ओके, ये सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस था हमारे पास। इसके बाद हम जो है एक कशिंग रिस्पांस देखते हैं हमारा। कशिंग रिस्पांस में हमारे पास क्या होता है। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस। आप लोगों को अब स्लाइड प्रॉपर नजर आ रही है? जरा मुझे ये बात बताइएगा कि आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं अब? ओके, ठीक है। अच्छा, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस से ही मिलता जुलता है हमारे पास एक और रिफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं कशिंग रिफ्लेक्स। इसमें भी क्या होता है कि आपका हाइपोटेंशन ग्रॉस लेवल पे हुई है, और या दूसरी वजह क्या हुई है कि आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। आपको पता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वो आपकी ब्रेन की वेसल्स पर दबाव डालेगा, और उस दबाव की वजह से आपकी जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर जाएंगी। जब वो कोलैप्स होना स्टार्ट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही, न्यूट्रिशन नहीं हो रही तो आपका ब्रेन जो है वो डेथ की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा ये कि आपका जो ब्रेन है वो एक और दफा कोशिश करेगा कि आपके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं बढ़ाए जा सकें। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो गया, वेजोमोटर सेंटर को भी ब्लड कम गया, जिससे क्या हुआ, हाइपोक्सिया की कंडीशन होने लग गई आपके पास। और आपके वेजोमोटर सेंटर ने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन भेजी कि भाई कोशिश कर लेते हैं शायद ये इंसान जो है वो बचाया जा सके। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाने की थोड़ी बहुत कोशिश की गई, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो बढ़ा।
अब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ये आपने ख्याल रखना है, ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ये सेंट्रल लेवल की वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है, ताकि आपका प्रेशर बढ़ाकर आपकी वो आर्टरीज जो ब्रेन के अंदर बंद हो रही हैं उनको खोला जा सके। इंक्रीज प्रेशर जाएगा कैरोटिड साइनस के पास, तो एक्टिवेशन होगी बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की, और इसमें रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, ये रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। जब एक्टिवेशन होगी बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की, सारे ही आपका ब्लड प्रेशर एक दफा बढ़ चुका है। तो अगर आपके बाहर से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बढ़ने की वजह से, प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपकी आर्टरीज जो हैं वो कंप्रेस हो रही थी, तो अगर आर्टरीज का अपना प्रेशर आपकी बाहर की सीएसएफ के प्रेशर से बढ़ा दिया जाए, तो आपकी आर्टरी दोबारा जो है वो खुल सकती है। और यही काम हम इस कुशिंग रिफ्लेक्स में करते हैं। और क्योंकि हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया ये होता है कि एक चीज के बढ़ जाने की वजह से दूसरी चीज जो है वो कम हो जाती है। यानी कि ब्रेडिकार्डिया हम करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रेडिकार्डिया इस वजह से हो गया क्योंकि प्रेशर हाई मेंटेन रखना है हमने। अगर प्रेशर हाई मेंटेन ना रखा हमने, तो क्या होगा, हमारे सीएसएफ का तो प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है, वो हाई प्रेशर हम दोबारा से हमारी आर्टरीज को क्लोज कर देगा। ये तो आपको पता है ना, ये तो वेपर प्रेशर का असूल भी जो हमने जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रूल भी हमने अपनी फिजिक्स में पढ़ा था, कि अगर जो है बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर का प्रेशर अंदर की चीज को दबा देगा। और इसीलिए हमें जो अंदर आर्टरीज है उसमें प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है। इस चीज के बावजूद कि हमारा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है उस चीज को सेंस कर रहा है कि हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है, लेकिन कुशिंग रिफ्लेक्स हमें क्या कहेगा कि भाई अभी प्रेशर को बढ़ाए रखो, क्योंकि ब्रेन की आर्टरीज को कोलैप्स होने से बचाना है। ओके, ये था हमारे पास कुशिंग रिफ्लेक्स। अब जो आज का हमने मेन चीज डिस्कस करनी है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को समझने से पहले आप ये बात याद रखें कि आपकी किडनी इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मली मेंटेन रखने में। इसको मजीद डिटेल में आप पढ़ेंगे रीनल फिजियोलॉजी में, जहां आप इसकी सारी एनाटॉमी, जेजी सेल्स, मैक्यूलर डेंसा, इस सब को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन रीनन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे काम करता है इसको हम आज देखते हैं। होता क्या है आपके पास, आपके पास होता ये है कि आपके जो हैं एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। और यहाँ पे आ रही है एक आर्टरी जिसको एफरेंट आर्ट्रियोल कह रहे हैं, और यहाँ से जो निकल रही है इसको इफरेंट आर्ट्रियोल कह रहे हैं। ये आपका ग्लोमेरुलस के बाद आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले आ गई, और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमने उस दिन भी बात की थी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का एक पार्ट हमारे एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और इस पूरे को हम कहते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। इस जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस में आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल के लेवल पर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जेजी सेल्स, यानी कि जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये आप लोगों ने अपने हिस्टोलॉजी में भी पढ़ लिए होंगे, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल का पार्ट है जिसको हमने कहा मैक्यूला डेंसा। अब होता क्या है, ये मैक्यूलर डेंसा जो है वो सेंस करता है कि क्या मेरे पास प्रॉपर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, प्रॉपर वाटर मुझ तक पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए था, क्या प्रॉपर प्रेशर मेरे पास आ रहा है। इन केस अगर इसके पास प्रॉपर प्रेशर ना आए, तो ये मैक्यूलर डेंसा क्या करता है, ये बताता है जेजी सेल्स को कि भाई मेरे पास प्रॉपर चीजें नहीं आ रही। जेजी सेल्स क्या करते हैं, वो एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है जो के जाती है एंजियोटेंसिनोजेन के पास, और एंजियोटेंसिनोजेन को तोड़ती है एंजियोटेंसिन 1 में। अभी तक यहां तक की कहानी आपको समझ आनी चाहिए कि ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जिसमें हमारे जेजी सेल्स पड़े हैं। मैक्यूलर डेंसा एक खास तरह का सेंसर है जो ये सेंस करता है कि मुझ तक प्रॉपर
पानी प्रॉपर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन या जो प्रेशर आना चाहिए था वो आ रहा है या नहीं। इसने सेंस किया कि मेरे पास ब्लड का प्रेशर प्रॉपर नहीं आ रहा। इसने क्या किया, इसने जेजी सेल्स को बताया, उनको स्टिमुलेट किया, और जेजी सेल्स ने हमारे पास क्या चीज सिक्रेट की, रेनिन। ओके, यहाँ पे अब हम देखते हैं पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। आपका ब्लड प्रेशर जो है जनाब साहब डिक्रीज हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और उनमें से एक वजह हम लेकर चलते हैं कि आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जिसमें आपके वॉल्यूम ही कम हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई है, या डायरिया की कंडीशन है कि बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, या वाटर इनटेक ही नहीं आप कर पा रहे हैं। कोई भी वजह हुई है कि फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है कम हो गया। किडनी ने रिलीज कर दी आपके पास रेनिन। अब रेनिन किडनी से रिलीज होके आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, और आपका लीवर एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन पे रेनिन एक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 हमारे पास एक वेजोकंस्ट्रिक्टर है, लेकिन ये इतना ज्यादा अच्छा वेजोकंस्ट्रिक्टर नहीं है जितना कि एंजियोटेंसिन 2 है। तो हमारे पास ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। कैसे कन्वर्ट होगा, हमारे पास एक इंजाइम होती है, और ये इंजाइम हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इसका होता है लंग्स में। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम कहते हैं एस। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है आपके एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगी एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 आगे फर्दर सारे काम करता है। ये क्या क्या काम करता है? नंबर 1, ये काम करता है वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। आपको पता है, हमने पढ़ा, वेसल की जब कंस्ट्रिक्शन होती है एक खास लेवल तक, तो हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा होता है। एक तरफ ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा, दूसरी तरफ ये स्टिमुलेट करेगा किडनी के ऊपर ही पड़े हमारे एड्रिनल ग्लैंड को कि भाईजान एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाई जाए। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और ऑस्मोसिस का रूल तो आपको पता ही है कि जब सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होती है तो उसकी देखा देखी वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड फ्लूइड इंक्रीज होती है, और जब ये ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होती है तो आपके ब्रेन सेंटर को दो तरह के स्टिमुलस जाते हैं। एक स्टिमुलस जाता है आपके हाइपोथैलेमस में, थर्स्ट सेंटर को, कि भाईजान नमकियात बढ़ गए हैं खून में, जल्दी से पानी पियो। आपको बाद दफा ऐसा लगता है ना, जब आप बहुत ज्यादा लेज वगैरह इस तरह की चीजें जो हैं आप खा लें तो आपको प्यास लगने लग जाती है। वो इसीलिए होती है कि जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपके ब्लड वगैरह में बढ़ जाए तो आपके थर्स्ट सेंटर को, यानी कि वो सेंटर आपके हाइपोथैलेमस का जिसने प्यास के साथ डील करना है, उसको स्टिमुलस जाता है कि भाईजान बंदे को पानी पिलाओ। थर्ड सेंटर एक तरफ से एक्टिवेट हुआ, आपने ज्यादा फ्लूइड लिया। दूसरी तरफ जो दूसरा सिग्नल जाता है वो जाता है एडीएच को, कि भाईजान एडीएच तुम भी आओ मैदान में। एडीएच जब मैदान में आता है तो भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब इस सारे रास सिस्टम ने क्या किया, एक तरफ वेजोकंस्ट्रिक्शन की ताकि प्रेशर बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाया। ब्लड का वॉल्यूम भी जब ज्यादा होगा और वेसल भी कंस्ट्रिक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। दोबारा बताऊं कैसे कैसे ये सारा कुछ हुआ। एंजियोटेंसिन 2 बनने के बाद आपने के एंजियोटेंसिन 2 ने दो तरह से आपकी वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाया। एक तो ये डायरेक्टली एक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, दूसरा इसका रोल होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी में भी, और उस वजह से भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। दूसरी तरफ इसने क्या किया, इसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाया। एल्डोस्टेरोन ने आपके पास सोडियम इनटेक को बढ़ाया और वाटर भी उसके पीछे पीछे खींचा चलाया। एक तरफ से तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ाई, और दूसरी तरफ से वाटर का इनटेक भी थ्रू द थर्ड सेंटर वो भी आपने बढ़ा दिया। अब ओवरऑल इफेक्ट क्या आया कि आपका ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ चुका है,
आपकी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो चुकी है और नेट इफेक्ट ये आता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। ये एक और बड़ी अच्छी डायग्राम है। इससे आप देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है। आपके जो किडनी है उसने सेंस किया भाईजान मेरे पास प्रॉपर सोडियम प्रॉपर वाटर नहीं आ रहा। उसने ऊपर सेंटर भेजे, स्टिमुलस भेजे। उसने सबसे पहले क्या किया, रेनिन को रिलीज करवाया। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजिन पर एक्ट किया और बनाया एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 ने क्या बनाया, आपके पास एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या की, आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई। और उस वेजो कंस्ट्रिक्शन से आपका क्या हुआ, अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन आपको मैं आज दोबारा बता रहा हूँ कि आर्टीरियोल के लेवल पर हुई थी तो प्रेशर बढ़ा था, लेकिन वीनस लेवल पर बढ़ी थी तो क्या हुआ था, तो हमारा ब्लड का जो वीनस रिटर्न था वो बढ़ा था। वीनस लेवल पे कॉन्स्ट्रिक्शन से प्रेशर को ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट होता है आर्टीरियोलर लेवल पर कॉन्स्ट्रिक्शन से। और वीनस लेवल पे कॉन्स्ट्रिक्शन से बढ़ता है आपका प्रीलोड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ा, जिसके नतीजे में आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। दूसरी जानिब आपने क्या किया, आपने थर्ड सेंटर को एक्टिवेट किया और एंटी डायरेटिक हार्मोन को कहा कि भाईजान आ जाओ मैदान में। और तीसरी तरफ आपने क्या किया, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाने से आपने सोडियम की एक्सक्रीशन कम की, वाटर की एक्सक्रीशन कम की। और क्या हुआ इसके नतीजे में, इसके नतीजे में भी यही हुआ, जब सोडियम रीअब्जॉर्ब ज्यादा हुआ, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, तो आपका अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो आपने जो इसका फ्लो चार्ट बनाना है वो काफी अच्छा सा तगड़ा सा बनाना है कि उसमें आपने ये दिखाना है कि आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से कौन कौन सी चीज जो है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है। ये एक और डायग्राम है, इसको अगर आप देख लें और इसी जैसा फ्लो चार्ट बना लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑर्गन बनाने की जाहिर बात है जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है वो लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास रीनल परफ्यूजन आपकी हुई कम। जेजी सेल को पता चला, उसने निकाला रेनिन। रेनिन गया एंजियोटेंसिनोजिन के पास और उसने एंजियोटेंसिनोजिन से कहा, उस पे एक्ट किया और बनाया एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 ने क्या बनाया, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 से कैसे एंजियोटेंसिन 2 बना, जब आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने काम किया। ओके, फिर क्या हुआ, ये एंजाइम कहाँ पे ज्यादा काम करता है, आपके लंग्स में। जब आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही होती है तब ये काम ज्यादा हो रहा होता है। इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने आपके पास आपके इस सारे सिस्टम को एक्टिव किया। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाई। अब ये सारा फ्लो चार्ट आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, ये पेपर में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजियोटेंसिन 2 से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ी, वाटर की एक्सक्रीशन कम हुई, एड्रीनल ग्लैंड के पास सिग्नल गया, एड्रीनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरोन के को रिलीज किया, आर्ट्रियोल्स के पास सिग्नल गया, उन्होंने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई, वेनस लेवल पे सिग्नल गया, उसने कंस्ट्रिक्शन करवाई, प्रीलोड बढ़ गया। और इधर से आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी सिग्नल जा रहा है जो कि एडीएच को बढ़ाएगा। एडीएच बढ़ने से आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने से भी आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और क्या होगा, आपके थर्ड सेंटर को भी एक्टिवेट किया और इस सारे प्रोसेस से हमने ब्लड प्रेशर को दोबारा इंक्रीज करवा दिया। ओके, अब मुझे ये बताएं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको समझ आया है? पीछे से हमारे पास इन्वॉल्व था, जो इम्पोर्टेंट था वो था ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स और कीमोरिसेप्टर। इन तीनों में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था बैरोरिसेप्टर। एक तरफ बैरोरिसेप्टर आपके काम कर रहा होता है और किडनी में आपका काम कर रहा होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब होता क्या है, बाद दफा ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना,
ये ओवरली एक्टिवेटेड हो जाता है, कोई ना कोई आपके यहाँ ट्यूमर पैदा हो जाता है जिसकी वजह से रेनिन बहुत ज्यादा निकल रहा होता है। रेनिन जब बहुत ज्यादा निकलता है तो एंजियोटेंसिन 1 बहुत ज्यादा बनता है, जिससे एंजियोटेंसिन 2 भी बहुत ज्यादा बनता है। ये सारे काम होने की वजह से आपके जो होते हैं हमारे मतलब बुजुर्गान जो होते हैं हमारे घरों में, इनके अंदर ये इसकी स्टिमुलेशन ज्यादा होने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर अक्सर ही बढ़ जाता है। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जो हम लोगों के बुजुर्गों को मेडिसिन दी जाती है ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे मैं नाम लूँ, शायद किसी के घर में जाइवर जो है, वो जाइवोर भी इसको कहते हैं, जाइवर भी बाद लोग प्रोनाउंस करते हैं, वो यूज़ की जाती है। उसका काम ये होता है कि वो इस सिस्टम को जो है ब्लॉक कर देती है। जब वो इस सिस्टम को ब्लॉक करती है तो हमारे पास जो है हाइपरटेंशन इस वजह से नहीं हो पाती। ओके, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का लेक्चर रह गया है, टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।